सभी हिंदी संस्कृत प्रेमियों को सहृदय नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। भाग 1 में हमने विशेषण के बारे में चर्चा की थी और ये भाग 2 में विशेषण का मैं अभ्यास करवा रहा हूँ सभी छात्रों को। यदि किसी ने भाग 1 नहीं देखा तो उसको शायद ये कम समझ में आए, क्योंकि यहाँ हम केवल उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर भाग 1 आपने अच्छे से समझा है, देखा है, तो भाग 2 बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण भाग 1 में मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, यहाँ तो केवल पुनरावृत्ति मात्र में करवा रहा हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, यानी कि जो विशेषता बताए विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य। पर विशेषण भी हमने पढ़ा था, जो विशेषणों की भी विशेषता बताए, वो कम और अधिक 2 ही शब्द होते हैं। चलिए, इसके भेद 4 थे: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 2 विशेषण याद रखिए। ये इनमें केवल और केवल संख्या का खेल है। संख्या, जब भी आपको कोई संख्या मिल जाए, कोई भी संख्या, तो या तो वो संख्यावाचक विशेषण है या वो परिमाणवाचक विशेषण, 2 ही हो सकती है। कोई भी संख्या या तो संख्यावाचक या परिमाणवाचक, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो जान लीजिए। अगर वो संख्या गणनीय है, गणनीय, तो समझ लो वो संख्यावाचक है, संख्यावाचक। और वो मापनीय है, मापनीय, तो समझ लो फिर वो परिमाणवाचक। थोड़ा सा भेद है। जैसे हमारे मोहल्ले में 70 मकान हैं। अब 70 मकान आपने गिन के 70 बताए या नाप तोल के 70 बताए, तो जाहिर सी बात है गिन के बताए तो वो पक्का संख्यावाचक है। मेरे पास 70 लीटर दूध है, तो 70 लीटर दूध आपने गिन के बताया, नाप तोल करके बताया, नाप तोल करके बताया, तो वो परिमाणवाचक है। तो ऐसे करके जो संख्या को बताएंगे संख्यावाचक और नाप तोल वाली संख्या को बताएंगे तो वो परिमाणवाचक। ये गणनीय संख्या, ये मापनीय संख्या। फिर इसके भी 2 भेद हमने करवाए हैं भाग 1 में: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक वहाँ आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा। देखो, अगर संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक है। अब अनिश्चित संख्यावाचक शब्द में कुछ गिने चुने शब्द हो जाते हैं: अनेक, काफ़ी, बहुत, अधिक, कुछ। तो ऐसे शब्द करके पता नहीं चलेगा कि आपको संख्या कितनी है, तो अनिश्चित संख्यावाचक में चले जाएंगे। जैसे हमारी कक्षा में कुछ शरारती बालक है, अगर हम ये कह देते हैं हमारी कक्षा में 10 शरारती बालक है, तो निश्चित हो गया। अगर हम कहते हैं हमारी कक्षा में कुछ शरारती बालक है, अब कुछ कहने से पता नहीं चला। हमारी कक्षा में अनेक शरारती बालक है, काफ़ी शरारती बालक है, कई शरारती बालक है, तो कुछ, कई, अनेक, काफ़ी, अधिक, बहुत, इन शब्दों से संख्या की निश्चितता का पता नहीं चलता। तो ये सारे अनिश्चित संख्यावाचक है। अगर ऐसे करके नापतोल वाली अनिश्चितता है, जैसे मेरे पास कई लीटर दूध है, काफ़ी पेट्रोल नीचे बह गया, अब कितना बहा वो नहीं पता, क्योंकि उसका नापतोल निश्चित नहीं है, तो ऐसे भी वो अनिश्चित परिमाणवाचक में चले जाएंगे। अगर वो निश्चित कहता है मेरे पास 1 क्विंटल आलू है, तो निश्चित है। मेरे पास कई क्विंटल आलू है, तो अनिश्चित है। मेरे पास कुछ क्विंटल आलू पड़े हैं, तो अनिश्चित है। मेरे पास काफ़ी आलू हैं, ठीक ना, तो वो भी अनिश्चित परिमाणवाचक है। फिर अनिश्चितता कहाँ होती है? जहाँ पर ऐसे शब्द आ जाए जैसे दर्जनों, लाखों, करोड़ों। जब ऐसे शब्द आ जाए, हजारों, तो समझ लेना अनिश्चित है, ठीक ना। अगर वो कहे मेरे पास 2 दर्जन केले हैं, तो निश्चित है 24 केले हैं। अगर वो कहे हमने दर्जनों केले खरीदे, अब दर्जनों में नहीं पता चलेगा आपको कितने हैं। फिर मैंने एक और उदाहरण बताया था आपको, जैसे कई बार ऐसे भी कह देते हैं मुझे और केले दो, मुझे और संतरे दो, मुझे और किताबें खरीदनी है। अब और कितनी खरीदनी है तो पता नहीं, तो ऐसे करके और शब्द भी अनिश्चितता में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से दोनों आपको साफ साफ आ गए होंगे। अब सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए तो सर्वनाम कहलाता है, संज्ञा के साथ आए तो सार्वनामिक विशेषण
कहलाता। बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसको। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। सार्वनामिक विशेषण आपको स्पेशल समझा रहा हूँ, आना ही चाहिए आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कठिनाई अनुभव कर सकते हो आप। देखिए, इसमें जानने के लिए आपको दो चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है, उद्देश्य और विधेय। इन दो चीज़ों को आप अच्छे से जान लीजिए, नहीं तो आपको सार्वनामिक विशेषण नहीं आएगा। कैसे? उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए। इसको परिभाषा करके अलग से बिल्कुल बनाइए, लिखिए। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए, जैसे वह खाना खा रहा है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा? वह के बारे में। वह के बारे में क्या कहा जा रहा है? वो खाना खा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो ये आपका उद्देश्य होगा। उद्देश्य आपका ये क्या बन गया? उद्देश्य। और विधेय किसे कहते हैं? विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। देखो भाई, जिसके बारे में वह खाना खा रहा है, इसके बारे में किसके बारे में कहा जाए? वह के बारे में। वह के बारे में क्या कहा जा रहा? खाना खा रहा है। तो वह हो गया उद्देश्य, और वह के बारे में क्या कहा जा रहा? खाना खा रहा है। तो ये हो गया विधेय। जैसे और वाक्य बनाता हूं मैं, मोहन का बेटा सोहन पढ़ रहा है। तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? सोहन के बारे में, और सोहन भी मोहन का बेटा है। तो मोहन के बेटे के बारे में नहीं, बल्कि सोहन के बारे में। तो ये उद्देश्य है। बाकी सोहन का जिससे संबंध है वो होता है उद्देश्य विस्तार। क्या बोलते हैं उसको? उद्देश्य विस्तार, यानी कि वो रिलेटेड टू उद्देश्य होता है, ठीक ना। इंग्लिश में भी कहें तो उद्देश्य को कहते हैं सब्जेक्ट, और इसको कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिक्शन करते हैं ना हम, किसी के बारे में बताते हैं, प्रेडिक्शन करना। ज्योतिषी के पास जाओगे तो प्रेडिक्शन करता है, वो किसी के बारे में बताता है। तो ये जो प्रेडिकेट होता है ये किसी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? उद्देश्य के बारे में। और उद्देश्य होता है सब्जेक्ट का हिस्सा, जो क्रिया करने वाला होता है। इधर का हिस्सा उद्देश्य मिलेगा और इधर का विधेय मिलेगा। तो इसमें किसके बारे का? सोहन मोहन का बेटा, ये उद्देश्य विस्तार है, उसी से संबंधित है। क्या कहा जा रहा है? पढ़ रहा है, ये विधेय होगा। मैं इसके ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, दो चार और उदाहरण आप दे के आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे सार्वनाम के विशेषण समझाना आपको। जैसे कई बार हम ये कह देते हैं कि समाज के लिए गौरव अनूप सिंह विधायक आज हमारे बीच में पधार रहे हैं। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? विधायक के बारे में, अनूप सिंह विधायक। तो उससे पहला जो उसका हिस्सा है समाज के लिए गौरव, तो वो सारा के सारा उद्देश्य होगा। हमारे बीच में पधार रहे हैं, ये विधेय होगा। तो मेरे ख्याल से आपको उद्देश्य, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता चल गया होगा। आइए हम सार्वनामिक विशेषण की बात करें। सार्वनामिक विशेषण ये समझना बेहद जरूरी है। सार्वनामिक विशेषण, देखिए 11 शब्द सर्वनाम होते हैं। अभी मैं अगला वीडियो सभी छात्रों के लिए सर्वनाम का बनाऊंगा, तो उसमें भी ये जिक्र करूंगा। बाकी 11 शब्द सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है जी। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 शब्द सर्वनाम होते हैं। आपको कभी भी इन 11 शब्द के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं मिलेगा जो सर्वनाम हो। हाँ,
इनका कारकों में कुछ का विकृत रूप हो जाता है। कैसे? जैसे कोई है तो कोई का बन जाएगा किसी, कोई का क्या रूप बन जाएगा? किसी। और कौन का बन जाएगा? किस। कब? जब इसको आप कारक में चलाओगे। जैसे कर्ता कारक में चलाओगे तो कौन जा रहा है। जब कर्म कारक में कौन का बनाओगे तो तुमने किसको पूछा या किससे पूछा, तो वहाँ पर कौन को पूछा ये नहीं कहोगे, तुमने कौन को पूछा। कौन का विकृत रूप हो जाएगा किससे पूछा, तो कौन का विकृत रूप किस मिलेगा, कोई का विकृत रूप किसी मिलेगा। तो ये हम अलग से इसलिए नहीं गिन रहे 11 शब्दों के अतिरिक्त, क्योंकि इन्हीं का विकृत रूप है। बाकी आपको जैसे यह है, यह का विकृत रूप मिलेगा इस, वह का मिलेगा उस, ठीक है ना। मैं का बहुवचन हम बन जाता है, ये भी मिलेगा आपको। मैं का रूप क्या बनेगा? हम। तो म कहो या हम कहो एक ही बात है, बस म का वो बहुवचन रूप है। तो ये जैसे यह का इस, वह का उस, कोई का किसी, कौन का किस और म का हम भी मिल जाएगा आपको। तो ये थोड़े विकृत रूप बन सकते हैं। बाकी ये सारे के सारे 11 शब्द ही होते हैं। ये 11 शब्द ही आपको सर्वनाम के रूप में मिलेंगे, ठीक है। जब ये 11 शब्द आपको संज्ञा के साथ मिलें, फिर बता रहा हूँ, अगर संज्ञा के स्थान पर मिलें तो बनेंगे सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर मिले तो बनेंगे सार्वनामिक विशेषण। इनमें से भी 3 को काट दीजिए, ये 3 कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। बाकी जो रह गए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ही आपको सार्वनामिक विशेषण के रूप में मिलेंगे। अब प्रश्न आप उठा सकते हो कि जी ये जो 3 हैं ये सार्वनामिक विशेषण क्यों नहीं बनते। बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। विशेषण हमेशा संज्ञा को संकुचित करता है। विशेषण हमेशा संज्ञा को संकुचित करता है। इस कॉन्सेप्ट को, इस तथ्य को, इस बात को बहुत बढ़िया से समझिएगा। कैसे? जैसे अगर मैं कहूँगा बालक, तो बालक कहते ही करोड़ों बालक सामने आ जाएंगे, लाखों बालक सामने आ जाएंगे। अगर मैं कह देता हूँ सुंदर बालक तो बहुत कम हो गया। मैं कह देता हूँ मकान, मकान कहने से तो करोड़ों मकान है, पर मैं कह देता हूँ छोटा मकान तो कुछ तो संकुचित हुआ। बड़े मकान सारे बाहर निकल गए, मध्यम दर्जे के बाहर छोटे रह गए। मैं कह देता हूँ बालक या आदमी, और मैं कह देता हूँ 10वां आदमी, तो 10वें आदमी से वो 10वें ही रह गए, बाकी सारे बाहर गए। तो विशेषण हमेशा संज्ञा को संकुचित करता है। विशेषण, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसका तथ्य है, इसका रहस्य है। विशेषण हमेशा संज्ञा को संकुचित करता है। पर जब ये 3 शब्द संज्ञा के साथ आएंगे तो ये संज्ञा को संकुचित नहीं कर पाते। आपने कभी नहीं सुना होगा मैं, तुम और आपके साथ कभी कोई संज्ञा शब्द आया हो। अभी पूरा टॉपिक समझाऊंगा, बड़े विस्तार से इत्मीनान से समझाऊंगा, मुझे बताना। फिर जैसे सारे समझ लोगे तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में मैं, तुम और आपके साथ कभी भी कोई संज्ञा आती ही नहीं। हाँ, कोई ऐसा कह सकता है कि जैसे तुम लोग, आप लोग, ऐसा कह सकते हो भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो लोग जातिवाचक संज्ञा तुम के साथ आ गई, पर यह वाक्य का अशुद्ध रूप है। तुम लोग नहीं होता कभी भी, तुम लोग अशुद्ध होता है, तुम कहाँ जा रहे, ये शुद्ध होता है। अच्छा, अगर तुम लोग शुद्ध होता, तुम लोग शुद्ध होता तो कभी न कभी वाक्य में ये भी प्रयोग होता कि तुम लुगाई कहाँ जा रहे हो, क्योंकि लोग का लुगाई बनता, तो ये अशुद्ध है। और कोड में खाज वाली बात तो तब हो जाती है, लोग शब्द को हम पता नहीं क्यों किस तरीके से लगा देते हैं। हम ये भी कह देते हैं अरे ये बच्ची लोग कहाँ जा रहा है, लोग शब्द किसी के साथ भी लगा देते हैं, वो वाक्य का अशुद्ध रूप है।
तो कहने का मतलब है तुम लोग अशुद्ध है, तो और बाकी आप लगा ही नहीं सकते किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से लोग का शब्द आप लोग कहाँ जा रही है भी अशुद्ध रूप है। मैं के साथ तो आपने कभी संज्ञा सुनी ही नहीं होगी। हाँ, जब कोई शपथ लेते हैं तो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूँ, ऐसे आप सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय राष्ट्रपति जी या दूसरे विधायक कोई भी शपथ लेता अपना नाम बोलता है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि जी आ तो गया सर्वनाम के साथ संज्ञा, पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसने संज्ञा को संकुचित नहीं किया। आ जरूर गया पर संज्ञा को क्योंकि संसार में जो शब्द ले रहा है वो अपने आप में एक है। हाँ, ये होता ना वो हजारों हैं और उनमें से एक छंट गया, ठीक ना। जैसे क्लास में मैं कह देता हूँ कि मॉनिटर लड़का खड़े हो जाओ, तो मॉनिटर उस क्लास में कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं तो मॉनिटर कहने से एक ही आ गया, क्योंकि उसकी विशेषता बताता है। तो विशेषण हमेशा संज्ञा को संकुचित करता, पर वो म शब्द लेते समय जो आया संज्ञा को संकुचित नहीं करता, इसलिए उसमें विशेषण की क्वालिटी नहीं है, विशेषण की योग्यता उसके अंदर नहीं है, इसलिए नहीं माना जाता। तो ये 3 शब्द म, तुम और आप कभी भी विशेषण नहीं बन सकते। अब रह गए ये जब भी आपको सर्वनाम के साथ मिले तो विशेषण, जैसे यह बालक शरारती है। अब समझिएगा सार्वनामिक विशेषण छांटने का क्या तरीका है। सर्वनाम जमा संज्ञा, देखो भाई, सर्वनाम जमा संज्ञा ये दोनों मिलकर उद्देश्य बनाएंगे। उद्देश्य, अगर आपको थोड़ा दिखने में परेशानी है तो समझ लो, सर्वनाम जमा संज्ञा मिलकर उद्देश्य बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द जैसे ही साथ दिखे आपने आंख बंद करके कह दिया ये तो सार्वनामिक विशेषण होगा, गलत हो जाएगा। जब तक वो दोनों मिलकर उद्देश्य ना बनाएं तब तक सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता। कैसे? देखो, यह बालक शरारती है, मैं इसको अब साफ कर रहा हूं, यहां ऊपर लिख देता हूं, जैसे यह बालक शरारती है। अब इसमें मुझे एक चीज बताइए, इसमें उद्देश्य क्या है? यह बालक क्या है इसमें? उद्देश्य। और विधेय क्या है? शरारती है, यह हो गया विधेय। यह बालक उद्देश्य है, शरारती है, विधेय। अब ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों उद्देश्य के भाग हो गए, दोनों मिलकर उद्देश्य बना रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। अगर ये दोनों मिलकर उद्देश्य ना बनाएं तो नहीं हो सकता। जैसे यह बालक को पढ़ा रहा है। अब इसमें उद्देश्य क्या है? यह के बारे में क्या कहा जा रहा है? वह बालक को पढ़ा रहा है, वह बालक को पढ़ा रहा है। तो इसमें यह और बालक उद्देश्य नहीं बन पाए, इसलिए ये दोनों सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकते। यह और बालक दोनों मिलकर उद्देश्य नहीं बना पाए, इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। अगला उदाहरण देखिए, जैसे मैं कह देता हूँ वह सीमा का मकान है। अब इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? वह के बारे में। वह के बारे में क्या कहा जा रहा है? वह सीमा का मकान है। तो इसमें वह सिंगल उद्देश्य है, संज्ञा के साथ मिलकर उद्देश्य नहीं है, तो पक्का ये सर्वनाम है। सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है ये हम जब सर्वनाम का वीडियो तैयार करेंगे उसमें बताएंगे। अगर ये आ जाए जैसे वह मकान सीमा का है, तो वह मकान
ये इसमें उद्देश्य है। और वह मकान के बारे में क्या कहा गया, सीमा का है, ये विधि है। तो यहाँ पर मकान जातिवाचक संज्ञा होता है, तो वह मकान के साथ मिलकर उद्देश्य बना रहा है। तो जब भी संज्ञा के साथ मिलकर उद्देश्य बनाएगा तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और उदाहरण रखते हैं इसके हम, जैसे कोई कह देता है तुम्हारे मन में क्या है। अब यहाँ पर क्या अकेला है, अकेला, वो 11 शब्द अकेले हमेशा सर्वनाम होते हैं। अगर इसको साथ संज्ञा आ जाए, जैसे तुम्हारे मन में क्या बात है, तो क्या बात, बात एक भाववाचक संज्ञा है, बतियाने का भाव बात होता है, तो बात एक भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक भी बन जाती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आ जाए बात खत्म, जातिवाचक हो जाती है। बहुवचनांत शब्द अगर कोई संज्ञा होगा तो जातिवाचक होगा। जैसे हमने बहुत बातें बनाई, तो बातें आ गए बहुवचन में, बहुवचन में जाते ही जातिवाचक है। तो वैसे एक वचन है तो बात भाववाचक है। अब संज्ञा के साथ आ गया तो पक्का सार्वनामिक विशेषण है। दोनों मिलके उद्देश्य बना रहे हैं तो क्या बनेगा, ये सार्वनामिक विशेषण। ठीक है जी। चलिए मैं आपको थोड़ा अभ्यास करा देता हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ। चलो अब आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसे बाहर कोई चिल्ला रहा है। आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, लिख सकते हो और बता सकते हो। तो इसमें कोई क्या है, कोई, मैंने आपको 11 शब्द बताए, मैं, तुम, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 शब्द हमेशा सर्वनाम होते हैं, तो कोई सर्वनाम है। हाँ, सर्वनाम संज्ञा के साथ मिलके उद्देश्य बना दे तो सार्वनामिक विशेषण भी होता है। अब इसमें संज्ञा तो है ही नहीं, तो अकेला तो सर्वनाम है। कौन सा है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। अगर इसके साथ मैं संज्ञा लगा दूं, बाहर कोई बालक चिल्ला रहा है, तो कोई बालक, कोई इसका संबंध संज्ञा से आगा तो पक्का सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। आगे, तुमने क्या देखा। अब क्या अकेला है, वही 11 शब्द है, सर्वनाम है, उनमें से क्या भी एक है, पक्का सर्वनाम है। अगर इसके साथ संज्ञा आ जाए, तुमने क्या चीज देखी। अब चीज कहीं ना कहीं जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, वस्तु, ठीक है ना, या क्या वस्तु देखी, तो संज्ञा के साथ आते ही ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगला उदाहरण, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारे नीचे इंस्टाग्राम वगैरह का सारा उसमें वो दिया हुआ है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आगे, जैसे हम किससे प्रश्न पूछें, हम किससे, ध्यान दीजिएगा, हिंदी को जितना आप लाइटली मान के चलते हैं, हल्के में मान के चलते हैं, उतना नहीं है। इसका एक एक तथ्य बिल्कुल तह तक जाना, उसका बड़ा गंभीर प्रश्न होते हैं इसके। तुमने किससे प्रश्न पूछे। अब इसमें प्रश्न शब्द होता है, जो प्रश्न कहीं ना कहीं आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। मैंने 10 प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पूछा, ठीक ना, तो प्रश्नों की भी, क्वेश्चंस की भी एक जाति होती है। वैसे पूछने का भाव भी प्रश्न होता है, पूछने का भाव, पूछना कह लो या प्रश्न कह लो, ठीक है ना। तो पर
प्रश्न जातिवाचक होता है, क्योंकि तुमने कितने प्रश्न पूछे, ठीक ना, तो प्रश्न कहीं न कहीं संख्या को दर्शाता है, तो जातिवाचक है। हम किससे प्रश्न पूछे, अब ये देखना, आप यूँ कह सकते हो जी प्रश्न संज्ञा है और संज्ञा के साथ सर्वनाम आ गया तो बता दें सार्वनामिक विशेषण। इसका जो मूल इसका नियम है वो चेक कीजिए। सर्वनाम संज्ञा के साथ मिलकर क्या उद्देश्य बनाता है। देखो इसमें उद्देश्य क्या है, हम के बारे में क्या कहा गया है कि किससे प्रश्न पूछे। हम के बारे में क्या कहा, किससे प्रश्न पूछे। तो ये किससे जो है इसमें ये अलग है, ये हम किससे प्रश्न पूछे यानी कि कोई है उससे प्रश्न, तो किससे का संबंध प्रश्न से नहीं है। किससे का संबंध प्रश्न से कैसे होगा, जैसे हम किस प्रश्न को पूछें। अब ध्यान दीजिए, अब किसका संबंध प्रश्न से है, क्योंकि किस प्रश्न को बता रहा, हम किस प्रश्न को पूछे तो किस प्रश्न को बता रहा है, पर हम किससे, ये किससे किसी व्यक्ति विशेष को बता रहा, भाई किस विद्यार्थी से, सोहन से, मोहन से, किससे, इसका संबंध प्रश्न से नहीं है। इसलिए जब ये इकट्ठा ना हो या उद्देश्य इकट्ठा मिलके ना बनाए तो उस अवस्था में ये सर्वनाम होता है। मिलके उद्देश्य बनाए तो सर्वनाम के, तो किससे का संबंध प्रश्न से बिल्कुल नहीं है। किससे तो कोई मोहन सोहन, हाँ किस प्रश्न को पूछे इसका संबंध है, तो यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण है, विशेषण है, पर यहां पर सार्वनामिक विशेषण नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब तक आप इस महीन अंतर को नहीं समझोगे आप सर्वनाम पूरी जिंदगी नहीं समझ सकते। अगला, जैसे हम पूछ ले उसने किसी से प्रश्न पूछा, तो किसी से, किसी का संबंध प्रश्न से नहीं है, किसी का संबंध मोहन सोहन से है, तो ये पक्का सर्वनाम है। अगर वो कह दे उसने किसी बालक से प्रश्न पूछा, तो किसी बालक से, अब किसी सर्वनाम का संबंध संज्ञा से है, जातिवाचक संज्ञा बालक, इसका संबंध इससे है, तो पक्का सार्वनामिक विशेषण है। तो ये आपने विशेषणों के बारे में बहुत सारी बातें जानी। अगर आप इन दोनों वीडियो को मिल के देखोगे, पहले भाग 1 फिर भाग 2, तो मैं इस चीज़ की प्रतिभूति देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको विशेषण ना आए। अगर आप दोनों को अकेला अकेला करके वीडियो को देखोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आप सभी से एक प्रार्थना अंत में, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको लगा कि वास्तव में मैंने वो रहस्य आपको बताया जो शायद ही आपको कहीं पर मिले या कोई समझा पाए, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वो जितने भी, मैं तो कहता हूँ इसको पूरे भारतवर्ष के सभी छात्रों को, उन सभी अभ्यर्थियों को जो सीटेट, एस्टेट, डीएसएसबी वगैरह या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उन सब तक पहुंचाइए। और कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को तो बिल्कुल, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा का निःशुल्क प्रचार प्रसार करना, हर विद्यार्थी तक पहुँचे। क्योंकि हमने पता है कि कक्षाओं में इतना डीप जाके इतने सब कॉन्सेप्ट के साथ कोई नहीं पढ़ाता, तो इसलिए मैंने मजबूरन ये वीडियो तैयार करने पड़े ताकि हिंदी भाषा जन जन तक पहुँचे, संस्कृत भाषा जन जन तक पहुँचे। और जो भी हिंदी भाषा से नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाएं क्लियर करना चाहता है, संस्कृत भाषा से नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षा क्लियर करना चाहता है, मुझसे एक बार संपर्क करें। आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं कोशिश करूंगा गाइड करूं और बहुत बढ़िया तरीके से उस रास्ते पे ले जाऊं, तो मैं अपने आप को भी धन्य मानूंगा। तो फिर वही प्रार्थना, एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।